हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं जुलाई करंट अफेयर सीरीज के पार्ट 4 के साथ। इससे पहले मैंने जून के पूरे मंथ के करंट अफेयर्स और जुलाई के तीन पार्टों को भी डिस्कस कर चुका हूं, जो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहां जाके आराम से उस सारे वीडियोस को देख ले और जो लोग ऑलरेडी देख चुके हैं तो दोबारा भी देख सकते हैं अपने रिवीजन पर्पस के लिए। उसके अलावा मैंने कल से एक करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चंस भी एमसीक्यू बेस में स्टार्ट किया है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे भी आप देखकर एंजॉय करें और अपने जो इस करंट अफेयर्स के जो टॉपिक है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना कमांड बनाते हैं। और धीरे धीरे करके मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जून से लेके अप्रैल तक का मैं पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कवर करूंगा। और इसे इतना करा दूंगा कि मैक्सिमम आपको कहीं और दूसरे जगह में हाथ पांव नहीं मारने की जरूरत पड़ेगी। तो आज आज हम पार्ट 4 में ये सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है इंटरनेट साथी प्रोग्राम, जिसे हम स्टेट्स इन न्यूज में रखेंगे। ये प्रोग्राम है बट हम स्टेट्स इन न्यूज में क्यों रख रहे हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। तो ऐसा हुआ कि गूगल इंडिया और टाटा ट्रस्ट इन्होंने ये इंटरनेट साथी प्रोग्राम लॉन्च किया था। पर अभी ये पर तो ये हम एक प्रोग्राम या एक बॉडीज में लिखते हैं, बट हम इसे स्टेट्स इन न्यूज में क्यों लिखे इसका खास वजह यह है क्योंकि हाल ही में ये गूगल इंडिया और टाटा ट्रस्ट ने इस प्रोग्राम को पंजाब और उड़ीसा में भी लॉन्च कर दिया, जिससे अब ये प्रोग्राम हमारे देश में 20 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम चल रही है। पहले 18 थी, ये दोनों के साथ 20 हो गए। तो इसलिए ये पंजाब और उड़ीसा बहुत ही कीवर्ड है क्वेश्चन से पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से स्टेट्स में ये लॉन्च किया गया। तो पंजाब एंड उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद इस प्रोग्राम से रिलेटेड भी हल्का फुल्का कुछ जान लेते हैं, क्योंकि उतना कुछ नहीं है इससे रिलेटेड डिटेल में जानने के लिए। तो इसके बारे में अगर जानते हैं तो इसका काम होता है स्पेशली जो भी वुमेन होते हैं विलेजेस के, उनको यहाँ साथी बोला गया है। साथी एज जो साथी का मतलब हो गया दोस्त। इस तरह से साथी, सखी, दोस्त, फ्रेंड्स, इस ये सारे हुए सिनोनिम। तो साथी जितने भी विलेजेस में हुए उनको एडुकेट करना, और ताकि वो इंटरनेट का यूज़ अच्छे से कर सकें और खुद के फैमिली के लिए भी कुछ बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सके। तो इसलिए टाटा और गूगल दोनों के द्वारा है। ये भी एक कीवर्ड है कि टाटा ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये लॉन्च किया इंटरनेट स्कीम, ऐसा भी कुछ आ सकता है। तो ये सब के लिए आपको दिमाग में रखना होगा कि सुंदर पिचाई और रतन टाटा जी ने मिलकर ये काम किया है। इस तरह का आप कुछ सुग्रम लगा सकते हैं। इस प्रोग्राम का सिग्निफिकेंस भी यही है, ताकि हम जो डिजिटल जेंडर डिवाइड चल रहा है हर जगह, अर्बन एरिया में तो फिर भी इतना डिवीजन नहीं है, बट रूरल इंडिया में आप जो देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मेल के पास ही एक मोबाइल होगा, और वो ही ज़्यादातर ये डिजिटली सारे नॉलेज रखते हैं। वुमेन को बहुत कम नॉलेज होती है। तो ये सब इस प्रोग्राम में हमें वो जो गैप है उस गैप को फुलफिल करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। इसका नाम है वन स्टॉप सेंटर स्कीम। इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट में लिखेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो स्कीम है ये इसी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसलिए हम इसको इसके अंदर लिख रहे हैं। इस स्कीम में ये होगा कि इसे वन स्टॉप सेंटर बोल के कुछ है जिसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये क्या है हम देखते हैं अब। इस स्कीम को 1 अप्रैल 2015 में, मतलब ये जो वन स्टॉप सेंटर है इसे लॉन्च किया गया था 2015 में, यानी जब मोदी जी की लोकसभा में एंट्री हुई थी उसके एक साल बाद। और ये काम करती है उस एरिया में, ताकि जहाँ पे वुमेन के साथ कुछ वायलेंस हुआ हो और किसी तरह का उनको प्रॉब्लम हुआ होगा। तो एक अम्ब्रेला स्कीम है ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जहाँ पे हर तरह का प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही जगह मिलेगा, ना कि आपको रॉबरी से रिलेटेड आपको किसी और पुलिस में जाना होगा, कुछ रेप एब्यूज से रिलेटेड कहीं और जाना होगा, ईव टीजिंग से रिलेटेड कहीं और जाना होगा, या किसी और को कंप्लेन करना पड़ेगा। वैसा कुछ नहीं है। इस जगह में, एक जगह में, वहाँ आपको हर चीज मिलेगी। तो यहाँ पर भी इसे, और इस स्कीम को पॉपुलरली कहा गया है साखी, सखी। जैसा मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको कहा कि साथी, साथी, सखी, फ्रेंड्स, दोस्त, ये सब वो सिनोनिम। तो उस स्कीम में साथी है जहाँ पे सुंदर पिचाई और टाटा जी काम कर रहे हैं। और ये है जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के द्वारा काम किया जा रहा है, ये साखी, सखी। तो इसे सखी कहा गया है। मतलब एक तरह का सखी, आप मेरे पास ही आइए,
मैं आपको हर तरह का प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। इस स्कीम से रिलेटेड ये बोला जा रहा है। और ये देखिए इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में रखा गया है, क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो हम सेंट्रल का फुल कंट्रोल तो हम कह नहीं सकते, इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रखा है। बट इसमें मेन पॉइंट ये है कि आप देख सकते हैं कि इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होने के बावजूद भी इसे 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा सेंट्रल के तरफ से। और वो निर्भया फंड के तरफ से, जो निर्भया फंड 2012 में के बाद जो बनाया गया था, उस फंड के तहत 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, ताकि हमें जितने भी लड़कियां या वुमेन हो उनके लिए एक सखी की तरह हम उनको हेल्प कर सके। और ये जो स्कीम है, इसको ये अम्ब्रेला स्कीम है नेशनल मिशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन के अंदर। उसके साथ ही इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ये भी कह सकते हैं कि इस स्कीम का पेरेंट बॉडी हुआ, या उसके अम्ब्रेला के अंदर ये स्कीम आ रहे हैं। उसके बाद सेंट्रल का मतलब मेन काम होगा कि पूरा सपोर्ट और असिस्टेंस एक ही रूफ में, मतलब एक छत के अंदर ही आप सारा तरह का सोल्यूशन दे रहे हैं, जैसा मैंने पहले बोला कि ना कि आपको दूसरे दूसरे जगह जाना पड़ेगा। और ये जो ओएससी है, वन स्टॉप सेंटर, यहाँ पे हर तरह मतलब जितने भी वुमेन हैं, जो भी 18 साल से नीचे वाले लोग, 12 साल 18 साल 16 साल 13 साल जितने भी हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ऐसा नहीं है कि 18 से ऊपर वाले लोग के लिए, इसमें नीचे से ऊपर तक सबके लिए। तो ऐसा भी क्वेश्चन में ट्विस्ट के लिए आ सकता है कि एक्सक्लूडिंग गर्ल्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज ऐसा दे देगा, और आप वो एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग में मिसकंफ्यूजन के कारण गलत कर बैठेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्कीम्स टू सपोर्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री, मतलब ये जो स्कीम्स बहुत सारे आ रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आपको शायद पता होगा कि हमारा सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन थे, सिक्किम, जो ऑर्गेनिक फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बना। तो उसी के बेसिस पे जब वहाँ पे देखा गया डेटा, तो आगे 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 बढ़कर अभी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे स्कीम्स ऐसे आ गए हैं जिसको पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा लेके आ सकें। और इस जैसा कि ये फार्मिंग से रिलेटेड, ऑफ कोर्स इसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में लिखेंगे। अच्छा, तो अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मीन्स एनकरेज और प्रोमोट करना स्टार्ट कर दिया इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को, दो डेडिकेटेड स्कीम्स के अंदर। और वो क्या क्या थे कि मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, ये बहुत ही मोव सीडीएनईआर बोलते हैं हम, मैंने इसको मोव मोव लिंचिंग इस तरह का मोव सीडी एनईआर, मोव सीडी और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एनईआर। इस तरह से आप इसको थोड़ा याद करके रखिए, क्योंकि हो सकता है ये इतना बड़ा नाम है तो कोई एक वर्ड को चेंज कर देगा, या ये सिर्फ दे देगा और ये मोव सीडी एनईआर दे देगा, उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस में उसके अलग अलग तरह के फुल फॉर्म्स एब्रीविएशन करके दे देंगे, तो कौन सा सही है ये भी मैच करने आपको मिल सकता है, तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा एक और है इसके डेडिकेटेड स्कीम में, परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि 2015 से ही लॉन्च होकर चल रही है अच्छे से। तो ये दोनों स्कीम के अंदर ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसको हम लोग बूस्टअप करेंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के मतलब सपोर्ट जो करेगा, वो उसके साथ, मतलब ये जो दो स्कीम है ये तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आप जान रहे हैं हॉर्टिकल्चर किससे रिलेटेड है। हाँ, तो ये जो राष्ट्रीय कृषि विकास और ये जो डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये दोनों भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरी तरह से अपना सहयोग करेंगे। उसके अलावा नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के अंदर में ये जो नेटवर्क प्रोजेक्ट है, इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरी तरह से सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को, मतलब आप अगर ये जो अगर गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा या उसके एरिया गवर्नमेंट के किसी लैंड या किसी में अगर यदि हो रहा है उनके द्वारा स्थापित किए, तब तो ठीक है, वो ले रहे हैं। उसके अलावा अगर आप या मैं, अगर हम में से कोई एक चाह रहे ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरह से कर लिए, उसके अलावा हमें सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, वरना हम इसे एज अ ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं सेल कर पाएंगे। और ये जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो मिलेगा, ये हमें मिलेगा आपदा की मदद से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, और इसका फुल फॉर्म हो गया एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। और ये हमें सपोर्ट करेगा सर्टिफिकेशन लेने में, ताकि हम ये ऑर्गेनिक जो भी हम प्रोडक्ट ये कर रहे हैं, वो हम उसे सेल कर पाए एज अ
ऑर्गेनिक। उसके अलावा ये अब कुछ हम जानते हैं, ये जो मॉब CDNER है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। मॉब CDNER में क्या हुआ, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का है तो ये उनका अलग मिनिस्ट्री या कुछ उनके डेवलपमेंट बॉडी से आएगा, वैसा कुछ नहीं है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में ही है, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्योंकि थोड़ा कुछ कंफ्यूजन आ सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जहाँ पे जैसे काउंसिल्स, हम हैं सारे काउंसिल एक्ट के अंदर, सारे काउंसिल जितने भी हैं वो सब अलग है, पर लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है वो अलग है, वो अलग तरीके से अपने पावर लेती है। तो ये दोनों का जो कंफ्यूजन है वो इस तरह का, नॉर्थ ईस्ट रीजन बहुत सारी जगह में अपने आप को सेपरेट एक्ट के तहत अपना पावर लेते हैं। तो इस पर लेकिन इसमें ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये वाले में सेम रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से इनको सारा पेरेंट बॉडी एक तरह से है जो कंट्रोल करेंगे। उसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। ये जो है ये एक कंपोनेंट है, मतलब मिला जुला कंपोनेंट है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम से, जो कि आप पहले भी पढ़े होंगे। जैसे सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है, हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है, सॉइल कार्ड जो उसका, उसी तरह से बहुत सारे और भी किसान कार्ड ये सब भी आए हुए हैं। तो ये जो मैनेजमेंट जो चल रहा था उससे भी इसको जोड़ने का बात चल रहा है, ताकि अगर यदि मैनेजमेंट जिस तरह से वहाँ किए हेल्थ मैनेजमेंट सॉइल का, उस तरह से ऑर्गेनिक सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट भी अच्छे स्तर पे हम ला सकें। उसके बाद ये जो नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ये इनका मेजर प्रोजेक्ट होगा, ताकि अगर हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं तब तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर रहे हैं ना। तो ये तो नेशनल मिशन जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उन्होंने जो हमने जो प्लान किया है उसके तहत बहुत अच्छे से काम होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो डेवलपमेंट गोल है, SDG 17 जो गोल्स है उसमें आपको मैंने पहले भी बताया था, उससे भी बहुत फुलफिल हमें ये करने में मदद करेगा। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, ये कि ये जो कृषि विकास योजना कैसे हो रही है। तो ये क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा ऑर्गेनिक विलेज में, बाय PGS सर्टिफिकेशन देके। ठीक है, PGS भी एक तरह का सर्टिफिकेशन हुआ जो गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगा। जैसे वहाँ पे थर्ड पार्टी दिया जा रहा था आपदा में, पर यहाँ PGS सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा है कि अगर आप कुछ ऑर्गेनिक कर रहे हो अगर विलेजेस के अंदर, तो आप बस गवर्नमेंट से अप्रूवल एक सर्टिफिकेशन ले लो, उसके बाद आप ये एज अ ऑर्गेनिक कहीं भी सेल कर सकते हो। बिना सर्टिफिकेशन के आपको कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। उसके अलावा अगर आप 50 या उससे ज़्यादा फार्मर्स हो और आपके पास 50 एकड़ लैंड से ज़्यादा या मैं उससे एटलीस्ट हो, तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं इस स्कीम के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, सेम दो योजनाएं को हम लोग एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में लिख रहे हैं। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए ये फसल बीमा योजना है, बट बीमा योजना आप सोच सकते हैं कि बीमा से रिलेटेड है तो शायद फाइनेंस मिनिस्टर से सबको मतलब मैनेज करते होंगे, तो वैसा कुछ नहीं है। बीमा है बट लेकिन हमें ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स के ही अंदर आता है। और तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ये एनफिसाइज किया यूज ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस टाइम गैप फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स ऑफ फार्मर्स। मतलब क्या हो रहा था कि बीमा योजना तो बहुत पहले निकल गया, बट फार्मर्स को टाइम पे अपना जो क्लेम है वो सेटलमेंट हो ही नहीं पा रही थी। तो इसलिए इस बार जो आए हैं हमारे गवर्नमेंट ने कुछ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को लेकर डिजिटाइज कुछ करने का सोचे बहुत ज़्यादा बड़े स्तर में, और जिसकी वजह से ताकि जो टाइमली जो भी गैप है सेटलमेंट्स में वो सब हम फुलफिल कर सके। इसी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है वो महालनोबिस, जो कि हमारे सेकंड जो आप सेकंड 5 ईयर प्लान आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको इनके बारे में कुछ कुछ पता, इनके बारे से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होगा। उसके थ्रू महालनोबिस नेशनल प्रोडक्ट फॉरेस्ट सेंटर जो कि MNCFC है, वो उनके साथ 8 एजेंसीज उन्होंने निकाला, 8 एजेंसीज निकाला ताकि पायलट स्टडीज किया जा सके ऑप्टिमाइजेशन ऑफ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो अगर हम इसे ऑप्टिमाइज मतलब ये जो भी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं, ताकि हम इस सारे डेटा को एक एक चीज को ये कैलकुलेट करके, वो भी इतना मतलब जिससे हम जितना भी जो टाइम गैप हो रहा है सेटलमेंट क्लेम करने में, वो सबको हम धीरे धीरे करके रिड्यूस कर सके। उसके बाद हम कुछ इस बीमा योजना के बारे में जान लेते हैं। इसे जैसा मैंने बताया ये पहले ही लॉन्च हुआ था, बस अभी इसमें कुछ टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट किया जा रहा है। तो ये 2016 में लॉन्च किया गया था। और उसके बाद
रोलिंग बैक द अर्लियर इंश्योरेंस स्कीम, जैसे पहले का क्या गया स्कीम से, तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ये सारे स्कीम्स जो पहले भी थे, बट इसको रोल बैक करके अभी फिर 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है 2016 से। अच्छा, अब इस योजना में प्रीमियम, अगर आप प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा, कुछ भी आप अगर एक तरह से बीमा है, आप अगर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस कुछ भी कराते हैं, तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के हिसाब से आपको बीमा देना पड़ता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें किस तरह से योजना, मतलब इस बीमा योजना में कैसे करके आप प्रीमियम पे करेंगे, तो ये बहुत ही कम रहती है। जितने का भी आप प्रीमियम करवा रहे हैं, मतलब जितने का भी आप बीमा करवा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको उसके कुछ परसेंटेज को आपको एज अ प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, ये यूनिफॉर्म प्रीमियम होगा, जो कि 2% होगा खरीफ क्रॉप्स के लिए, और खरीफ क्रॉप्स में का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे राइस, चावल, जिनको पानी की बहुत जरूरत है। और उसके अलावा 1.5% प्रीमियम देना होगा रबी क्रॉप्स के लिए। ठीक है, रबी हो गया जैसे गेहूं। और उसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर और कमर्शियल क्रॉप्स है, जैसे कॉफी, टी, ये सब आ जाते हैं कमर्शियल क्रॉप्स में, जूट हुआ, तो इन सब के लिए प्रीमियम पे करना होगा एटलीस्ट 5%। ठीक है, 5%। अगर यदि आपका जो 20,000 का, 50,000 का अगर यदि आपका इन्वेस्टमेंट है, तो एटलीस्ट आपको 5% उसका जो होगा, अगर 50,000 है तो 2,500 करके आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जितने भी दिन का आपको पीरियड्स होगा। उसके अलावा ये, पर लेकिन क्या बात बोल रहे हैं कि ये जो इंश्योरेंस स्कीम है, जो लोग लोन लेते हैं कि मुझे 1 लाख का अभी इस बार ये एग्रीकल्चर में मुझे जरूरत पड़ेगा, तो एग्रीकल्चर लोन उन्होंने, किसी फार्मर ने 1 लाख लिया, तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि क्योंकि कल को अगर जाके अगर यदि वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाए और वो बैंकरप्ट हो रहे हैं, तो उस टाइम में ये बीमा योजना उनको मदद करेगा, ताकि आप यहाँ से पैसे लेके आप वहाँ दे सके। इससे क्या होगा, दोनों तरीके से, ना इनका लॉस होगा ना उनका लॉस होगा, और ये भी निश्चिंत पूर्वक रहेंगे, और ये सुसाइडल केस भी कमेगा, और ये बहुत सारे और भी तरीके में फायदेमंद रहेगा। पर ये जो स्कीम है, ये ऑप्शनल रहेगा उन फार्मर्स के लिए जो कि कोई लोन नहीं लिए। अगर आपके पास काफ़ी पैसे हैं और इतने पैसे हैं कि आप सफिशिएंट 1 साल का आप ये अनाज उगा सकते हैं, तो आप उगाइए अपने पैसे से, तो आपको ये बीमा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको प्रीमियम देने की ज़रूरत है, ना ही आपको फर्दर आपको कुछ बेनिफिट जो मिलेगा, ये आपके ऊपर है कि ऑप्शनल है। बट अगर आप कोई लोन ले रहे हैं, तो अब तो आपको लेना ही पड़ेगा, यानी मैंडेट है वो। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसे हम फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में ही लिखेंगे। आज बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। चलिए, अच्छा ही है कि एक बार में आपको सारे क्लियर हो जाएगा कि एग्रीकल्चर में क्या क्या हमें, ये जो एग्रीकल्चर का बॉक्स आपने अपने दिमाग में बनाया है, उस बॉक्स में आपने क्या क्या डाल रहे हो, धीरे धीरे करके जैसे डालोगे उसको बंद कर लेना, फिर उसके बाद बीच बीच में खाली रिविजन करते रहिएगा, बस हो गया, और कुछ नहीं। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन के थ्रू क्या क्या जो डेवलपमेंट करना शुरू किया, ताकि वो बोवाइन पॉपुलेशन है, जो गाय और भैंस वगैरह की, जो हम लोग जिससे हम लोग दूध वगैरह निकालते हैं, उनके पॉपुलेशन को है, उनको हम अच्छे से कंजर्व कर सके, और उनसे रिलेटेड हम बहुत सारे डेवलपमेंट भी ला सके। क्योंकि हमारा जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है, उनका जो मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज है, और उनका बहुत सारे करप्शन इश्यूज भी आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ को हम अच्छे से हम ओवरकम कर सकें, इसीलिए। तो अब इस मिशन से रिलेटेड आगे पहले थोड़ा जान लेते हैं कुछ, क्या है क्या ये इसे हम नेशनल प्रोग्राम फॉर ब्रीडिंग, बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट के अंदर हम इस मिशन को लेके आए थे, और इसे इम्प्लीमेंट के लिए इसको स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज ये भी पूरा तरह से साथ देंगे, ताकि ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन को हम कर सके। क्योंकि ये, अगर आपको राष्ट्र, ये जो गोकुल से रिलेटेड है, तो आपको बिना स्टेट का सपोर्ट का आपको बहुत मुश्किल होगा ये सब करने के, तो इसलिए स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी बनाना पड़ेगा एक। उसके अलावा स्टेट गौ सेवा आयोग, जो भी गौ सेवा, गाय से रिलेटेड जो मतलब एक आयोग हुआ जो गाय से रिलेटेड सेवा वगैरह में अपना ध्यान देते हैं, उनको मैंडेट किया गया, ताकि वो स्पॉन्सर कर सके वो जो ऊपर स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनको, ताकि वो, और साथ ही में ये जो आयोग हैं वो टाइमली मॉनिटर भी करेंगे कि ये जो इनको स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, ये एसआईए को, ये ठीक से माना जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। मतलब स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का काम है कि गोकुल मिशन को अच्छे से रन करना, और स्टेट गौ सेवा आयोग है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है, जैसे गौशाला वगैरह,
कि आप टाइमली जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इनको ध्यान देते रहे कि इनका काम ये सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं है। अब पढ़ते हैं कुछ इस गोकुल ग्राम से रिलेटेड। एक वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है गोकुल ग्राम, सुनने में बड़ा प्यारा लगता है कि इसके अंदर जो फंड रिलीज हुआ जाएगा इस गोकुल ग्राम से रिलेटेड, तो इसको क्या किया जाएगा, इंटीग्रेटेड इंडिजिनस कैटल सेंटर, जिसको गोकुल ग्राम बनाया बोल रहे हैं, इसमें हम लोग पूरी तरह से फंड इसमें देंगे ताकि हम ये जो इंडिजिनस कैटल सेंटर्स है इसको अच्छे से हम और भी डेवलप कर सकें। उसके बाद गोकुल ग्राम्स को जो द नेटिव ब्रीडिंग ट्रैक्ट्स एंड नियर मेट्रोपॉलिटन सिटीज फॉर हाउसिंग द अर्बन कैटल, मतलब इसे बनाया उस जगह में जाएगा, मतलब गोकुल ग्राम्स को एक तरह से एक ग्राम हुआ छोटा मोटा गौशाला टाइप का, उसको वो सब जगह में बनाया जाएगा जहाँ पे ब्रीडिंग नेटिव जो है आसपास में ब्रीडिंग ट्रैक्ट्स मिल सके। उसके अलावा मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी आसपास में हो ताकि उनको भी और हम गांव में भी अच्छे से टाइमली अर्बन कैटल्स को हम अच्छे से एनहांस कर सकें। उसके अलावा ये जो गोकुल ग्राम है इसमें सेल ऑफ जो A2 मिल्क होते हैं ना, A2 मिल्क मतलब हो गया कि वो मिल्क जहाँ पे जो बीटा कैसिन प्रोटीन्स है यानी A1 वो प्रेजेंट नहीं होती है, जिनका लैक होता है तो उनको A2 कहते हैं। और मतलब ये जो गोकुल ग्राम के मिशन से हम अगर गोकुल ग्राम बनाना शुरू कर देंगे ये सब इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिश जगह में, तो क्या होगा कि A2 मिल्क, A2 टाइप ऑफ मिल्क, उसके अलावा ऑर्गेनिक मैन्योर जो खाद होती है, वर्मी कंपोस्टिंग, यूरिन डिस्टिलेट एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो जो भी उनके जो गाय के जो गोबर वगैरह आएंगे उससे बायोगैस बनाने में भी हमें बहुत मदद मिलेगी। तो ये सारी चीज जो है, ये जो सेल ऑफ मतलब जो गोकुल ग्राम से हमें मिलेगी, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट तो हम वहाँ कर रहे हैं, उसके अलावा प्रॉफिट एक तरह से बहुत सारा फायदेमंद भी है सबके लिए। उसके अलावा ये गोकुल ग्राम एक और उनका मैंने गोकुल ग्राम का फंक्शन होगा ताकि वो ट्रेनिंग दे सके जो भी फार्मर्स, ब्रीडर्स और माइट्रीज वो लोग होते हैं गांव के आसपास में, ताकि भले ही वो लोग गोकुल ग्राम के अंदर ना आते हो बट जिनको कुछ ट्रेनिंग चाहिए गाय से रिलेटेड, क्या हमें करना चाहिए, किस तरह का इन्वायरमेंट या उनके लिए रहने सहने का, खाने का क्या हमें सुविधा प्रदान करना चाहिए, वो सब भी कभी ट्रेनिंग गोकुल ग्राम में आप ले सकते हैं अगर कोई आप इंटरेस्टेड है तो। उसके अलावा गोकुल ग्राम मेंटेन करेगा जो मिल्च, जो भी गर्भवती जो दूध देने वाली गाय हैं और जो अनप्रोडक्टिव एनिमल्स भी हैं, जिन जो अभी ऑलरेडी बच्चे हैं या वो दूध नहीं दे पा रहे हैं, इन दोनों का रहने का कैपेसिटी को वो मेंटेन करेगा एटलीस्ट, जैसे 60:40, मतलब मेल और फीमेल जो भी गाय में आती हैं उनको 60:40 का रेशियो में वो लोग मेंटेन करेंगे। और एक गोकुल ग्राम में मिनिमम 1000 एनिमल्स होना चाहिए, यानी 600 मिल्च वाले और 400 अनप्रोडक्टिव एनिमल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे जो कि है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश को हम मिनिस्ट्री ऑफ कोल में रखेंगे, जैसा आप समझ पा रहे हैं फ्लाई ऐश एज किससे रिलेटेड है, तो हाँ मिनिस्ट्री ऑफ कोल में रखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन आ सकते हैं क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में भी आ सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वाले में भी आ सकती है, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से रिलेटेड में भी आ सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में भी आ सकते हैं क्योंकि आगे हम रोड से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत सारे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर में भी आ सकते हैं। तो आप ध्यान से फ्लाई ऐश, ऐश कहाँ से हो रहा है, कोयले के जलाने से हो रहा है, बस ये दिमाग में रखें और मिनिस्ट्री ऑफ कोल में जाके मार दीजिएगा अगर आती है तो। ठीक है, अभी न्यूज में क्यों होता है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने जो, आपको शायद याद होगा एनजीटी का स्थापना कब हुई थी, 2010 में। तो एनजीटी ने एक रिपोर्ट मांगा, बोला कि ये जो करंट स्टेटस चल रहा है डिस्पोजल और मैनेजमेंट का फ्लाई ऐश का, वो क्या कैसे चल रहा है, मेरे को थोड़ा रिपोर्ट आप लोग सबमिट करिए क्योंकि मुझे बहुत सारे कंप्लेन आया है कि आप लोग सही तरह से इसे डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, सॉरी डिकम्पोज नहीं कर रहे हैं। तो हुआ क्या था एक्चुअली में कि कुछ लोग हैं जो अनसाइंटिफिक हैंडलिंग ऑफ फ्लाई ऐश जो कि एनटीपीसी के द्वारा जनरेट किया जा रहा था, वो ठीक से वो लोग मैनेज नहीं कर रहे थे, इसलिए कुछ लोग ने कंप्लेन किया था एनजीटी को, तो एनजीटी ने एनटीपीसी से ये सब मांगा। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं फ्लाई ऐश आखिर होता क्या है, क्योंकि इस टॉपिक में उतना कुछ खास नहीं है, बस हाँ न्यूज़ में था और किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं और ये क्या क्या इसमें छोटे मोटे फीचर्स वो सब थोड़ा जान लें बोल के मैंने इससे यहाँ लेके आया फ्लाई ऐश क्योंकि ये बहुत आगे यूज आने वाला है। उसके अलावा तो फ्लाई ऐश में क्या हुआ, ये एक मेजर सोर्स है PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, फाइन रेस्पिरेबल पॉल्यूशन पार्टिकल्स, जो कि गर्मी में
गर्मी के टाइम में ये PM 2.5 मेजर सोर्स होता है जो कि उड़ते रहते हैं। गर्मी में अब जब ड्राइनेस आ जाती है पूरे एटमॉस्फेयर में, तो इनको पूरा ऐसा ये अनस्टेबल हो जाते हैं कि आराम से ये कहीं कहीं के किधर किधर उड़ते रहते हैं हवा हवा के साथ। उसके अलावा इसमें इतना पावर है कि ये 10 से 20 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। 10 से 20 किलोमीटर जैसे जैसे चलते चले गए ये उतनी दूर तक, और वो भी बिना कुछ हुए। उसके बाद ये आसानी से वाटर और अदर सरफेस में भी इजीली सेटल ऊपर हो सकते हैं। उसके बाद फिर हवा के सपोर्ट से फिर वो कहीं और भी आगे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस है, ये जल्दी सेटल अच्छे से नहीं हो पाते हैं, जस्ट सरफेस पे रहेंगे, उसके अंदर जाना बहुत मुश्किल है इनको, क्योंकि तुरंत ये हल्का पार्टिकल है तो ये ऊपर आ जाते हैं। उसके अलावा ये जो फ्लाई ऐश है, इसमें हेवी मेटल्स होते हैं कोल के, ठीक है, और ब्लैक कार्बन दोनों के। उसके अलावा ये जो इसका प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फ्लाई ऐश इज स्टिल नॉट हैपनिंग, मतलब बहुत सारे जगह में अभी भी फ्लाई ऐश का जो डिस्पोजल है वो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। ये ऐसा जो एनजीटी ने रिपोर्ट प्रेस किया था। उसके अलावा अगले टॉपिक में आप बढ़ते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019। इसे यूएपीए करके हम बोलते हैं शॉर्टकट में, और इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में लिखेंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि लोकसभा ने इस यूएपीए 2019 के बिल को अमेंडमेंट करके पास कर दिया। उसके अलावा हम ये जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कि ये यूएपीए क्या लग रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज, जो कि आप शायद न्यूज़ में सुनेंगे। इसका यूज इस पिछले कुछ 7-8 महीने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखते हैं क्या ये जो यूपीए है, ये क्या है? अपग्रेड है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, जिसे हम टाडा बोलते हैं। टाडा एक्ट करके आप सुने होंगे पहले, जो कि लैप्स हो गया था 1995 में ही। ये टाडा का ही अपग्रेड वर्जन है। उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी पोटा वाज रिलीज इन 2004। ये वाज रिपील्ड इन 2004, मतलब एक ये पोटा था जो कि 1967 में रिलीज किया गया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पर इसे 2004 में रिपील कर दिया गया। उसके बाद इस बिल का की फीचर्स अब जान लेते हैं। ये जो बिल है यूएपीए का, इसे 1967 में लेके आया था और अभी जाके उसे अमेंड किया गया है। अब ये जानते हैं कि किनको इस बिल के तहत टेररिज्म इजीली मतलब घोषित कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट फिर सख्त एक्शन लिया जा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले ये डेजिग्नेट करती है, ठीक है। उसके अलावा ये उन ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को घोषित करते हैं जो कि या तो कमिट और पार्टिसिपेट इन एक्ट ऑफ टेररिज्म, सिंपल, जो पार्टिसिपेट किए हो टेररिज्म में, या कुछ टेररिज्म से रिलेटेड प्रिपेयर कर रहे हो, या जो टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हो इधर बाय डिजिटली और ऑफलाइन, कहीं भी किसी भी तरीके के माध्यम से अगर वो प्रमोट कर रहे हो टेररिज्म को, और दूसरे और भी अन्य किसी रास्ता से जहाँ पे वो टेररिज्म को इनमें कुछ किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो। तो इन सब एरिया में आप यूएपीए मैंने ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट यूएपीए लगा के उनको अपने हिसाब से फिर आगे का एक्शंस ले सकते हैं। जैसा कि ये जो आर्टिकल 370 हटाने वक्त गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इस यूएपीए का यूज किया था। वहाँ के जो भी पॉलिटिशियंस से लेके वहाँ के जो भी इम्पोर्टेंट लीडर्स, उनको सप्रेस करने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसे रहते तो शायद कुछ इश्यूज होते और बहुत सारे दंगे और भी ज़्यादा हो सकते थे। तो उनको इस एक्ट के तहत लाके उन्होंने उनको हाउस अरेस्ट वगैरह और भी बहुत कुछ कुछ एक्शन भी लिया। आगे बढ़ते हैं। बिल्स में एडिशनली पावर दिया गया है गवर्नमेंट को, ताकि वो इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट बना सके, वो भी सेम ग्राउंड में। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, ऑर्गेनाइजेशन की क्राइम एक्टिविटीज के बेसिस पे फुल ऑर्गेनाइजेशन को आप अगर यदि टेररिज्म बना दे रहे, टेररिज्म टेररिस्ट घोषित कर रहे हैं, तो उसी के साथ उसमें जो इंडिविजुअल है उस इंडिविजुअल को भी उसी सेम ग्राउंड में आप टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। उसके अलावा इस बिल में एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इनको भी बहुत कुछ स्पेशल पावर भी बढ़ा दिया गया है। जैसा कि आप पहले भी पढ़े थे, एनआईए का मैंने एक्ट पास हुआ था, उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस नए इंट्रोड्यूस हुए थे और उनका पावर बढ़ा दिया गया था। तो इस बिल के तहत भी एनआईए को बहुत सारे डिफरेंट एक्स्ट्रा पावर्स बढ़े भी हैं और कुछ सीमित भी कर दिया गया है। तो वो देख लेते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए, इनका अप्रूवल का रिक्वायर है, मतलब इनका साइन का जरूरत है। अगर
हम किसी टेररिज्म से रिलेटेड किसी प्रॉपर्टी को जब्त करने जा रहे हैं, मतलब सीज करने जा रहे हैं अगर, तो हमको जो डायरेक्टर जनरल डीजी, एनआईए के जो डीजी हैं उनका साइन का जरूरत पड़ेगा। उसके अलावा हमें इन्वेस्टिगेशन अगर यदि करना है किसी केसेस में जो तो उस वक्त में भी जो रैंक, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या उनसे बड़े, उनके रैंक, उस वैसे रैंक के सिग्नेचर की भी जरूरत पड़ेगी, तब जाके हम कुछ इन्वेस्टिगेशन किसी उस वैसे केसेस में स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम इंसर्ट करेंगे शेड्यूल ट्रीटीज को भी, जैसे द शेड्यूल ऑफ लिस्ट 9 ट्रीटीज इंक्लूडिंग द कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग्स 1997 और द कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ हॉस्टेजेस 1979। मतलब हम इस बिल के तहत ये जो 2-3 एक्ट्स हैं जो पहले हम लोग ने पास किया था, इस बिल के तहत हम सारे एक्ट्स को एक जगह कंपाइल करके हम इस यूएपीए बिल में अब डाल रहे हैं, ताकि हम लोग सिंगल यूएपीए यूज करके हम बहुत सारे एक्शंस एक बार में ले सके, क्योंकि हम परमिशन सिर्फ एक बिल पास कराने का लेते हैं कि हम अंडर यूएपीए कर रहे हैं ये, अब यूएपीए में हम ये कर रहे हैं, फिर कुछ और एक्शन लेने के लिए हमें दूसरा बिल का भी इंट्रोड्यूस करना होगा, उसका भी नाम देना पड़ेगा। तो हम एक बिल बनाए, उसमें ये 2-3 जो भी बचे हुए थे, जो भी इंपॉर्टेंट लग रहे थे, उनको भी ऐड कर दिया और उसके बाद सारे बिल यूपीए का नाम देते हुए हम प्रॉपर एक्शंस जल्द और सही तरीके से ले सकेंगे। उसके अलावा एक इस बिल में एक और ट्रीटी भी ऐड किया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म, जो कि 2005 में लॉन्च किया गया था, उसे भी हमने यूपीए में जो ऐड कर दिया। ठीक है, तब बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी और बहुत ही प्यारे टॉपिक लक्ष्य स्कीम पे। ये क्या है? लक्ष्य LAQSHY है, QSHY है, KSHY नहीं है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि हम ये हमारे चैनल के नाम लक्ष्य से बहुत मिलते जुलते हैं। तो ये अच्छा, ये इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में लिखेंगे। तो लक्ष्य लग रहा है कि कुछ इनिशिएटिव, कुछ हम लोग गोल पाने के लिए, बट ऐसा क्यों, चलिए देख लेते हैं कि वो लक्ष्य और ये लक्ष्य में काफी डिफरेंस है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक और न्यूज में इसलिए था क्योंकि लक्ष्य को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, और ये लक्ष्य का एक्चुअल में फुल फॉर्म क्या है? लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। लेबर रूम से आप शायद जानते होंगे, जो भी हमारे वुमेन होते हैं, जिन लेडीज होती हैं, जिनकी जब प्रेगनेंसी के वक्त, जब वो डिलीवरी देते वक्त जिस रूम में जाते हैं, उस रूम को लेबर रूम बोलते हैं, जहाँ पे वो डिलीवर करते हैं। तो इस बिल के तहत में क्या होगा कि हम वो जो लेबर रूम है उसका हालत बहुत खराब रहता है, शायद ठीक से ना ही हाइजीन मेंटेन रहता है, ना ही इक्विपमेंट अच्छे से अवेलेबल रहते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ का अभाव भी रहता है उस रूम में, उस रूम का कंडीशन ऐसा रहता है कि देख के डरावनक लगे। आप शायद बहुत सारे मेडिकल हॉस्पिटल्स में अगर विजिट किए होंगे तो आपको पता होगा। इसीलिए ये सारे चीज को इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे ये बिल लेके आए हैं, ताकि हम इस लक्ष्य प्रोग्राम के तहत ये लेबर रूम को बहुत अच्छे से हम मेंटेन और अच्छे से सुधार कर सकें। तो अब लेबर रूम, ये जो लक्ष्य स्कीम है, इससे रिलेटेड अब कुछ अच्छे से जान लेते हैं। क्या है कि ये मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच है, इसमें मतलब मल्टी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है एक साथ इसी स्कीम में। क्या है? फोकस्ड एट इंट्रापार्टम। फोकस है इंट्रापार्टम, मतलब जिस वक्त पेशेंट को, जो भी मदर है, उसको जस्ट एडमिट किया गया और वो जो डिलीवरी का टाइम होगा, वो टाइम को कहते हैं इंट्रापार्टम। उसके बाद इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड, मतलब पोस्टपार्टम पीरियड, मैं मॉर्टम बोल रहा हूँ, पोस्टपार्टम पीरियड मतलब जो डिलीवरी के बाद का पीरियड होगा उसको पोस्टपार्टम बोलते हैं। तो ये दोनों पीरियड में कैसे करके हम वो जो रिस्पेक्टेड लेडीज या वुमेन जो भी हैं, उनके लिए हम कैसे करके हम सारी सुविधा और लेबर रूम को कैसे एनहांस करके अच्छी क्वालिटी में दे सकेंगे, इस बिल पे ध्यान दिया गया है। इसीलिए, ताकि अगर, क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में ये केसेस बहुत सारे देखे कि मैटरनल जो भी है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस किए वो लोग ने, कुछ मतलब अच्छे इक्विपमेंट्स ना होने की वजह से और हाइजीन मेंटेन नहीं होने की वजह से बहुत सारे मोर्टेलिटी रेट भी बहुत बढ़ गई थी, मॉर्बिडिटी और स्टील बर्थ्स भी बहुत सारे ऐसे केसेस पाए गए थे। इसीलिए हम इस बिल को लेके आए, ताकि लक्ष्य के अंदर हम लेबर रूम क्वालिटी को अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकें। उसके बाद ये जो लक्ष्य के, ये लेबर रूम को हम एनहांस करेंगे, ये किस किस जगह पे करेंगे? तो ये फॉलोइंग जो भी हेल्थ फैसिलिटीज है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, यहाँ पे हम ये इम्प्लीमेंट करने वाले हैं।
जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स, ठीक है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मैंने अभी बताया भी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और इक्विवेलेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो भी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होंगे, यहाँ पर भी काफ़ी ज़रूरत है। उसके अलावा डेजिग्नेटेड एफआरयूज़, ये क्या है एफआरयू? फर्स्ट रेफरल यूनिट्स, मतलब जहाँ पे ये एक तरह से क्लिनिक टाइप का होंगे, मोहल्ला क्लिनिक टाइप का, जो कि जिनको फंडिंग करके अच्छे से अगर बना लें तो इजीली, क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह में नंबर मिलना और बहुत सारे होते हैं कि बहुत सारे दूर भी होते हैं, तो एफआरयूज अगर यदि इजीली अवेलेबल और नियर बाई में होंगे तो लोग वहीं पर जाएंगे सबसे पहले, अगर अच्छे क्वालिटी में सब कुछ मिले तो। उसके अलावा हाई केस लोड जो सीएचसी में पढ़ते हैं, मतलब सर्टिफिकेशन ऑफ हेल्थ केयर कॉम्प्लायंस जो भी होते हैं ना, उनको भी अच्छे तरीके से हमें क्वालिटी बढ़ाना होगा, ताकि देखा गया है कि 100 डिलीवरी हर मंथ करवाते हैं ये लोग। उसके अलावा हिल और डेजर्ट एरियाज में भी मिनिमम 60 तो कराते ही हैं पूरे मंथ में। तो ये सब कुछ देखते हुए ये पाया जा रहा है कि इन सब एरिया को अच्छे से हमें एनहांस करना पड़ेगा क्वालिटी के टर्म्स में। तो इसी के साथ हमारा आज का जो पार्ट 4 लेक्चर है जुलाई मंथ का, ये हम कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ मेरी लेक्चर आपको पसंद आ रही होगी, और प्लीज़ आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नहीं आ रहा है तो ऑफ कोर्स आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। बस कमेंट बॉक्स में रीज़न ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूँ और आपके लिए बेहतर से बेहतर सोल्यूशन ला सकूँ। तो थैंक यू, स्टे सेफ, जय हिंद।